नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुयोग फार्मा के फाउंडर कैप्टन सुशील कुमार जी से। तो सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं कैप्टन सुशील कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ सुयोग ग्रुप एंड सुयोग फार्मा। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए। सुशील जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुयोग फार्मा का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। सुयोग फार्मा जब हमने शुरू किया था तो आवर होल विजन एंड इंटेंशन था कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर हम रांची और उसके पेरिफेरी के लोगों को पहुँचा सकें। तो बेसिकली हमारे हर सेंटर्स पे फार्मेसी की फैसिलिटी है, ओपीडी सुविधा है, पैथोलॉजी है और अल्ट्रासाउंड और डेंटल क्लिनिक भी है। हमारा एक नर्सिंग होम भी है यहाँ लेम बड़गाई में। तो हम लोग का होल कॉन्सेप्ट है कि हम एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधा सबको पहुँचा सकें। पेरिफेरीज के लोगों को आप किस प्रकार से सर्व करते हैं, जिनको कि ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूज टू नहीं होते और उन्हें अक्सर दवाइयों के लिए पेरिफेरीज से उठकर शहर आना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, हमारा मेन मकसद ही था कि जो रांची के पेरिफेरी में आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोगों को हम ये सुविधा मुहैया कर सके। बिकॉज़ ये ऑनलाइन के ज़माने में शहर में रह रहे लोगों को तो ये सुविधा प्राप्त है कि वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और उनको सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं। बट पेरिफेरी में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सुविधा का अभी भी यूज़ नहीं करते और उनको 20-20 किलोमीटर तक शहर में आना पड़ता है सभी दवाइयों को लेने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी असुविधा थी। तो हम अपने इन सेंटर्स के माध्यम से उनको फ्री होम डिलीवरी और टेस्ट भी जब वो कराते हैं तो उनको व्हाट्सएप पे उनके रिपोर्ट्स उनको देते हैं और उनको 20% के डिस्काउंट पे हमारे यहाँ दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। तो उससे उनका जो बजट है दवाओं का वो भी कम हो जाता है। क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है पेरिफेरीज तक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पहुँचाने का? हम रांची और उसके पेरिफेरी के किसी कॉर्नर में विदिन 24 आवर्स ये फैसिलिटी देते हैं। तो मतलब किस प्रकार से आप उनको ये फैसिलिटीज़ अवेल कराते हैं? डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जैसे कि पैथोलॉजी के लिए होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है और फार्मेसी में वो फ़ोन से या व्हाट्सएप से हम जब हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं तो विदिन 24 आवर्स हम इंश्योर करते हैं कि उनके यहाँ दवाएँ उपलब्ध कराए सकें हम। जहाँ हम बात करें दूसरे अन्य मेडिकल स्टोर्स की या मेडिकल कंपनीज़ की, तो वो अक्सर दवाइयाँ रिटर्न नहीं करती हैं या आपको कैश रिफंड नहीं करती हैं इन केस आपकी दवाइयों का रूटीन चेंज हो जाए। तो उस केस में आप अपने कस्टमर्स को किस प्रकार से सर्व करते हैं? हाँ, जब हमने ये शुरू किया था तो बेसिकली यहाँ तो बहुत सारी फार्मेसी के शॉप्स हैं। तो हम लोगों ने जब ये सोचा था कि हम क्या नया करेंगे कि कस्टमर्स को ज़्यादा सुविधा हो। और बेसिकली कोविड के टाइम में हमने खुद हमारे फैमिलीज़ ने फेस किया था कि किसी ने बहुत महंगी मेडिसिन्स खरीदी और उनके घर में या तो किसी कारणवश डॉक्टर्स ने दवा बदल दी या कुछ घटना घट गई तो वो दवाएं सारी वेस्ट हो गई। तो फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल वो मायने रखती है क्योंकि दवाओं का कॉस्ट है। तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपका किसी कारणवश दवा चेंज हो जाता है या बंद हो जाता है तो आप हमारे यहाँ कैश रिफंड ले सकते हैं। पैथोलॉजी लैब्स एंड बेसिक ट्रीटमेंट की भी आपके पास सुविधाएं हैं फॉर दोज पीपल जो कि आउटस्कर्ट्स पे रह रहे हैं। तो किस प्रकार से ये सुविधाएं आप उन तक पहुंचा पा रहे हैं? हमारा टाई अप है पैथकाइंड लैब से और हम घर से मतलब कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल्स और उनको उनके घर पे ही मीन्स व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए हम उनको उनका रिपोर्ट पहुंचा देते हैं तो ताकि उनको बाहर आना ना पड़े। और सैंपल्स कलेक्शन के लिए लोग हमारे लोग हैं जो वहाँ घर जाके कलेक्ट कर लेते हैं। सुशील जी, जैसे कि आपके नाम के साथ कैप्टन सुशील कुमार हम देख रहे हैं, तो आप पहले मर्चेंट नेवी में थे। हम दर्शकों को बता दें, मर्चेंट नेवी से फिर अचानक इस तरफ आने का सफ़र, थॉट प्रोसेस की किस प्रकार से आपका शेप हुआ? मैंने मर्चेंट नेवी 1997 में ज्वाइन किया था और लगभग 22 साल मैंने वहाँ कार्यरत था। एज ए कैप्टन भी था बहुत दिनों तक।
उसके बाद कोविड के टाइम्स में हमारे घर में, हमारे फैमिलीज़ में बहुत लोगों ने सफ़र किया कोविड का। तो हम लोगों का एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, 4 फ्रेंड्स जो हम लोग मर्चेंट नेवी में थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि रांची में, बिकॉज़ हमारा एजुकेशन सब कुछ रांची से ही था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम रांची में हेल्थ केयर के लिए, ऐसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, बट हम लोगों ने चाहा कि हम लोग भी अपना कुछ योगदान इसमें दें और कैसे हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना सके थोड़ा और लोगों की रीच तक पहुंच सके, उसके लिए तब हमने ये शुरुआत की थी। ये कब की बात है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुआ? कब आपको लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको कि फिल करने की ज़रूरत है? ये 2020 में ही हम लोगों ने, मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज़ के बाद, जब हम लोगों ने ये सफ़र किया था, मैंने खुद सफ़र किया था, तो उस समय ही डिसाइड हुआ था। सफ़र आपने किया? मेरी सिस्टर की फैमिली में सबको कोविड हो गया था और उसके फादर इन लॉ ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। माई ब्रदर इन लॉ वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड, जिनका 100% लंग्स इन्फेक्ट हो गया था, बट वी इंश्योर्ड कि ही सर्वाइव्ड। सो देयर वाज वेरी टफ टाइम वी पास्ड। दिक्कतें क्या आई उस समय आपको, जिसको आप फेस नहीं कर पाए? दिक्कतें जहाँ से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हुआ? हाँ, दिक्कतें ये थी कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो रांची में अभी भी सारे दवा दुकानों में नहीं मिलती हैं। कुछ स्पेसिफिक शॉप्स हैं, वहीं आके मिलेगी। तो अब आपको वहीं पे जाना है। अगर आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में आपकी 6 दवाएं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी 6 दवा एक ही दवा दुकान में मिले, तो आपको रांची के शहर के बीचों बीच कुछ बड़ी दुकानें वहीं आनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो दूर से हैं, अब उसको कोविड के टाइम में ट्रांसपोर्ट्स का इशू था, बहुत तरह की समस्याएं थी। उस समय अभी आपको उतनी ही दूर आके ट्रैवल करना पड़ता था और आकर के लेना पड़ता था। फिर जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में होता था कि किसी का डेथ हो गया और उन लोगों ने पहले से 2 महीने की दवा खरीद रखी है, वो दवा सब वेस्ट हो गया, उनकी फैमिली को ये नहीं मिला। तो जो फाइनेंशियली साउंड है, हो सकता है उनके लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, बट जो गरीब तबका है, अगर वो मिडिल क्लास है, जो वो 10,000 की दवा मान लीजिए खरीद के रखा और वो अब उसके कोई काम की नहीं है और उसको फेंकना पड़े, तो वो उसके लिए ये सब समस्या हम लोगों ने देखा कि ये आती है, कोई लेता नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कुछ ऐसा ही दवाई दुकानें भी नहीं लेती हैं जब आप रिटर्न करने हाँ, नहीं लेते। तो हम लोगों को लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों तक ये फैसिलिटी हम पहुंचा सके कि नहीं भाई, अगर आपकी दवा चेंज हो जाती है या कुछ होती है तो हम लोग ये देंगे। और प्लस मेडिसिन कॉस्ट, लास्ट हाल फिलहाल आप 5, 7, 10 सालों में देखेंगे कि हमारा जेन्युइनली हर घर में कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, तो हर घर का जो मेडिसिन का बिल है वो 5,000, 4,000 सबके घर का हो गया। ग्रॉसरी के बिल के बराबर होता जा रहा है डे बाय डे। तो हर घर का बजट हिल जाता है इसके दवाओं के चलते। तो उसमें हम कैसे योगदान कर सकते थे, तो हमने बेयर मिनिमम मार्जिन पे, जो कि जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट सेम कॉम्पिटिटिव रेट पे, हमने उनको सोचा कि हम ऑफलाइन पेरिफेरीज हर जगह वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एथिकल मेडिसिन का जनरली हम देखते हैं कि मार्जिन 22 to 23% रहता है, तो उस बीच आप फ्लैट 20% डिस्काउंट हर मेडिसिन पर दे रहे हैं। किस प्रकार से आप स्मूथली रन कर पा रहे हैं इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करते? इनिशियली तो टफ था, बट बिजनेस के 2 मॉडल्स होते हैं, आइदर यू गो ऑन लेस वॉल्यूम हाई प्रॉफिट और यू गो ऑन हाई वॉल्यूम लेस प्रॉफिट। सो हमने वो सेकंड मॉड्यूल चूज़ किया और हमने सोचा कि हम अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बेस बढ़ाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, कम मार्जिन में बिजनेस करेंगे, बट ऑन अ हायर वॉल्यूम करेंगे। यही रीज़न था हमारे एक्सपेंशन का कि विद इन 2.5 years हमारा ये 6ठा सेंटर रांची में खुल रहा है, जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम, सो दैट हम अपना मार्जिन को ये कर सके और अपना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आप 2-3% के मार्जिन पे भी आप स्मूथली रन करा पा रहे हैं। हाँ, एवरेज 4 to 5% होता है मैक्स टू मैक्स। सुशील जी, अक्सर देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है यहाँ पे ट्रस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है और आपके कस्टमर्स के साइड से जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट लोगों के बीच होगा उतना ज़्यादा आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो लोगों के बीच ट्रस्ट डेवलप करना, ये आप किस प्रकार से कर पाएँ या कर रहे हैं? देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लाइंट के लिए ट्रस्ट। भरोसा ही बिजनेस का सबसे कोर रूट है और हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये लाइफ रिलेटेड है। 5 दुकानें होंगी लेकिन अगर ट्रस्ट जहाँ पे है क्योर होने का, तो आदमी वहीं जाएगा।
तो ट्रस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनी हुई है कि आप ये काम कर देंगे तो ट्रस्ट होगा। ये एक क्लाइंट के बीच में एक फीलिंग होती है, उसको एक कंफर्ट फील होता है जब वो आपके पास आता है। तो हमने एक मेडिसिन शॉप और एक डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या क्या नीड्स होती है पेशेंट की, उसको हमने कवर अप करने की कोशिश की। जैसे कि उसको उस पूरे मार्केट में सबसे कम दर पे कहाँ दवा मिल रही है, दूसरा है कि उसको घर तक सुविधा मिल रही है कि नहीं, उसको घर तक हम डिलीवर कर दे रहे हैं, तीसरा है कि अगर उसकी दवा को यूज़ नहीं होगा तो उसको वापस ले रहे हैं कि नहीं, चौथा है कि उसको और भी किसी तरह का मेडिकल एडवाइस चाहिए, ओपीडी सुविधा चाहिए तो हम उपलब्ध करा पा रहे हैं कि नहीं। इनफैक्ट कोविड और कभी कभी हम लोग ऑनलाइन सुविधाएं भी देते हैं उनको। फिर उसके बाद उनको पैथोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको घर बैठे दे पा रहे हैं कि नहीं। तो जो बेसिक जो नीड है, अब ये सारी सुविधाएं अगर आप उनको घर बैठे दे पा रहे हैं और एक सबसे कम दर पे दे पा रहे हैं तो उससे एक बिजनेस शुरू होता है। और अगर आप वो सर्विस थ्रू आउट मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो धीरे धीरे ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि नहीं, हमें यहाँ सब कुछ मिलेगा और बहुत अच्छे किफ़ायती दर पे मिलेगा। दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ। और भी ऐसी कंपनीज होंगी सुशील जी जो कि सिमिलर काम कर रही हैं, तो उन सभी कंपनीज के बीच आपका स्टार्टअप किस प्रकार से एक यूनिक रोल प्ले कर पा रहा है? देखिए, फार्मेसी में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ, एंड डे बाय डे बहुत ग्रो कर रहा है। हम लोगों का यूनिक यही है कि हम लोग एकदम बेयर मिनिमम मार्जिन पे ये मेडिसिन्स और सर्विसेज जो है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा सर्विसेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारा टेस्ट सबसे अच्छे ग्रेड का है, हमारे दवाएं जो भी है वो एकदम सब कुछ बढ़िया है और उनको एकदम हम पहुंचा रहे हैं घर तक। तो हम अपना सर्विसेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए और कस्टमर को उनका वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी थिंक वी आर डिफरेंट। क्या ड्रॉबैक्स है जिसको कि आप फिल कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के यूनिकनेस के माध्यम से? आज के डेट में जहां महंगाई और ये सब बहुत सारा इशू है, अगर हम अपने सराउंडिंग का बजट, मतलब उसके घर के बजट में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो वो सबसे बड़ा आज के डेट में योगदान है। तो हर फैमिली का अगर मान लीजिए किसी का 5,000 4,000 का ये है, अगर उसका 1,000 रुपया 20% में हम ऑफ करते हैं तो समझ लीजिए उसके साल भर की दवा में 2 महीने की दवा हम उसको फ्री में दे रहे हैं। तो उससे उसके घर का बजट में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और तो खास करके पेरिफेरीज तक, हाँ, उन जहाँ चीज़ों को गरीब तबका पहुंचाना, और ये सब के लिए तो बहुत outskirts पे मायने पहुंचाना। रखता है। तो हमको लगता है कि ये अपने आप में योगदान है सोसाइटी के लिए। एक बात बताइए सुशील जी कि जो लोग आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं या जो पेरिफेरीज पे रहते हैं उन तक आप अपनी दवाइयाँ सुविधाएं पहुंचाते हैं मेडिकल की, लेकिन उनसे आप फीडबैक किस प्रकार से इंश्योर करते हैं? कई बार कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवगत नहीं होते, फीडबैक देने के लिए वो उतने सक्षम नहीं होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो उनसे आप किस प्रकार से फीडबैक इंश्योर करते हैं? देखिए, फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस को अगर आप एक्सपैंड और ग्रो करना चाहते हैं। बिना फीडबैक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फीडबैक के बहुत सारे वे हैं। वन इज़ व्हेन कस्टमर आपके यहाँ दोबारा आता है या पहली बार भी आकर के अगर उसको कुछ नया दिखता है या कुछ सजेस्ट करना चाहता है तो आप उसको सुने। सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम उसको दवा डिलीवर करते हैं या उसको कोई सर्विसेज देते हैं और वो जब लूप क्लोज हो जाता है, जैसे उसकी रिपोर्ट उस तक पहुंच जाती है, वो डॉक्टर को दिखाता है एंड ही इज सेटिस्फाइड, और आप एक फॉलोअप पूछते हैं उनसे कि सर मीन्स आपका रिपोर्ट कैसा था, आपको डॉक्टर ने क्या, वाया आपके डिलीवरी पार्टनर्स, वाया कॉल। तो डिलीवर होने के बाद तो वो अगर उसमें उसकी कुछ त्रुटि होती है, अगर वो आप बोलता है और आप उसको लिसन करते हैं और उसको उसके बाद उसका रिव्यू बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि नहीं आपने ऐसा कहा था तो हमने ये चेंजेस लाए हैं, तो इससे कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट जनरेट होता है। प्लस अदर देन दैट अभी तो आजकल हमारे पास गूगल का जैसे QR कोड्स हैं, आप स्कैन करिए, आप उस पर रिव्यू अपना दे सकते हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारे तरीके हैं रिव्यू लेने के। इन एडिशन टू ऑल दिस वी डू रेगुलर हेल्थ कैंप्स, फ्री हेल्थ कैंप्स करते हैं हम लोग, मेडिकल हेल्थ कैंप्स, जिसमें अलग अलग तरह का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लाइक सर्वाइकल कैंसर्स या हड्डियों के घुटनों का रोग, ऐसा किसी तरह का स्किन का लेकर के। तो हम अलग अलग मेडिकल कैंप्स करते हैं। उस मेडिकल कैंप में हम लोग कस्टमर को अवेयर कराते हैं बहुत सारी बीमारियों को लेकर के और उनसे फीडबैक्स लेते हैं। तो जो भी आप मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं उनका रिजल्ट्स या फीडबैक्स किस प्रकार का होता है और उन फीडबैक्स को आप अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से यूज़ करते हैं? हाँ, जैसे कि
अभी हम बता रहे हैं कि जब हमारा पहला हमने ये सेंटर जब शुरू किया था, जो हमारा 15 में है, तो फिर वहाँ हमारे यहाँ दूर से ठाकुर गाँव, रातू, उधर से लोग आते थे और खलारी इधर से भी लोग आते थे। तो उन लोगों का कहना था कि सर ये जो सुविधा आप यहाँ तक दे रहे हैं, थोड़ा और आप हमारे तरफ लेके आइएगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। ये कैंप्स में हम लोग को पता चलता था। तो फिर उसी इनिशिएटिव को आगे लेकर के फिर हम लोगों ने कमड़े में अपना सेंटर 6 किलोमीटर और आगे जाके शुरू किया, क्योंकि लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट कंटिन्यूअस आया तो हम लोग को वहाँ जाके करना पड़ा। तो ये जो फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स आप मेडिकल कैंप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे आपको जो फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके स्टार्टअप को ग्रो कराने में आपके काम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें, एक तो आप सोसाइटी को कुछ सर्व कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और बेसिकली आपकी एक ब्रांडिंग भी होती है कि आप अगर किसी को कोई सेवा दे रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो आपके सेंटर को देख के जाते हैं तो 4 लोगों को बताते हैं, तो माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है उसमें जो ट्रस्ट जनरेट होता है वो सबसे बेस्ट ब्रांडिंग होती है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे आप डिपेंडेंट रहते हैं अपने स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए, तो किस प्रकार से ये आपको एक प्रोफिशिएंट हेल्प प्रोवाइड कर पा रहा है आपके स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए? देखिए, ब्रांडिंग के तो बहुत सारे तरीके आज के डेट में हैं, बट हमने हमेशा अपने बिजनेस का सबसे कोर जो समझा है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि इसमें जो भरोसा होता है, आप हमारे कस्टमर बने और आप जा कर के 4 अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी में जब ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे ये मेडिसिन का इतना % डिस्काउंट मिलता है, यहाँ सारे टेस्ट होते हैं और हम उससे बहुत सेटिस्फाइड है, आप भी वहाँ जा सकते हैं। जब ये एक आदमी जब आप अपने फैमिली रिलेटिव्स में बोलता है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है बाकी लोगों में, और वो लोग जब आपके पास आते हैं तो वैसे जब कस्टमर रहते हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो हमने हमेशा इस वे को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी रहती हैं जो कि आपके स्टार्टअप में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों के बीच? ऐसे तो हम लोग हर मोड ऑफ ब्रांडिंग को हम लोगों ने प्रेफर किया है, सोशल मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, हेल्थ कैंप्स हुए, होर्डिंग्स हुए, न्यूज़पेपर, तो सबको यूज़ किया है। बट मैंने बताया ना कि सबसे जो मुझे जो स्ट्रॉन्ग ये लगा वो ये है कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है ना, तो वो जो जाके जो आपकी पब्लिसिटी करता है, दैट इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने के लिए आप क्या क्या मेथड्स फॉलो करते हैं? हम कस्टमर से रेगुलर फीडबैक्स लेते हैं। कस्टमर्स को किसी तरह की मतलब कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए उनसे इंश्योर करते हैं कि हम अपने सर्विसेज को और कैसे बेटर कर सकते हैं, और उनका जो भी फीडबैक आता है उसको डेफिनेटली हम लोग टॉप मैनेजमेंट में उसको कंसिडर करते हैं। सुशील जी, कब और कैसे लगा कि ऐसा कुछ करना है? ये ख्याल कैसे जनरेट हुआ मर्चेंट नेवी से डायरेक्ट इस तरफ? मर्चेंट नेवी हमने बताया कि 22 इयर्स मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब किया है, एंड आई वाज हैप्पी विथ माय जॉब, देयर वाज नो इशू। लेकिन वही बताया कि कोविड के दौरान जब मैं रांची आया तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है, हमने सर्विसेज की, पैसे कमाए, सब कुछ किया, बट अभी तक मैंने सोसाइटी के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो फिर मुझे आफ्टर कोविड हम लोगों ने, फ्रेंड्स ने रियलाइज़ किया कि अब हम लोग का ऐसा भी टाइम है कि हम लोग को कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, तो वी स्टार्टेड दिस वेंचर। एक सोच आना और उस सोच को धरातल पर लेकर आना, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो सोच आने के बाद उसके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप किस प्रकार से आगे बढ़े? इनिशियली सच में बहुत टफ था, और हमको इसमें असिस्ट करने के लिए हमारे एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ, शी इज़ अ डॉक्टर स्वाति चैतन्या, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके गाइडेंस, और इसमें हम लोगों ने इनिशियली शुरुआत किया। और फिर जैसे जैसे हम लोगों ने सोसाइटी का रूट में समझना शुरू किया कि क्या समस्याएं हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी जब सर्वे की, समझा, तो हमको समझ में आया कि जनरली हेल्थ केयर में लोग ये चीज़ों की, लोगों की ज़रूरत है।
ये चीज़ों में लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ये सुविधा मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो वैसे वैसे हम लोग सुविधाएं ऐड करते गए और लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब फीडबैक्स के माध्यम से आप सुविधाएं ऐड करते चले गए हाँ। और वो आपका अवेयरनेस बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, क्या क्या चैलेंजेस आपने इनिशियली फेस करी स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के दौरान या फिलहाल में आप कर रहे हैं? देखिए, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए और जो इस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो और द वे वी एक्सपैंडेड, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंड्स चाहिए होते हैं। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, इन्वेस्ट किया हम लोगों में। फिर आप जॉब को क्विट करते हैं और अपनी जॉब को क्विट करके जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो 2 से 3 साल आपका बिज़नेस में सिर्फ आप इन्वेस्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप एक अच्छी अर्निंग जॉब कर रहे होते हैं, उसको क्विट करके आप सडनली एक बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, तो आप अपने घर को कुछ भी दे नहीं पाते हैं। उस टाइम अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट ना रहे तो आप बहुत जल्दी ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे बिज़नेस में। तो फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और उसी के वजह से आज हम लोग इतना फास्ट ग्रो कर पाए और एक्सपैंड कर पाए। जो भी आपने चैलेंजेस फेस करी सुशील जी, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किस प्रकार से किया? चैलेंजेस बताया कि जैसे फंड्स के थे, तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो लोग आगे आए कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में। उनको जब मैंने अपना प्रोजेक्ट्स दिखाए और तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और उनको दिखा कि जब विद इन अ ईयर और सो जिस तरह से हम लोग ग्रो हुए, तो दे बिलीव्ड अस एंड आज भी वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें आए, फैमिली ने खुल के सपोर्ट किया, कभी किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। तो ये सारे मेन चैलेंजेस थे। फिर सीखने की चीज़ें थी, जैसे ये न्यू फील्ड था हमारे लिए, तो डॉक्टर स्वाति ने बताया, मैंने बताया, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेडिकल लाइन को समझने के लिए। और फिर बहुत रिसर्च किया हम लोगों ने भी, लास्ट 2 साल से हम लोग अभी भी कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं? फार्मेसी को समझने की कोशिश की, डायग्नोस्टिक में, पैथोलॉजी में कैसे क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आपका बैकग्राउंड मेडिकल रहा नहीं है, फिर फार्मेसी को पढ़ने और समझने की कोशिश, ये किस प्रकार से एक इनर मोटिवेशन कहिए या जो भी कहिए? हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो फार्मेसी को समझने के लिए मुझे फार्मेसी दवा को समझने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए तो वी हैव पीपल। हमको वो बिज़नेस को समझने की ज़रूरत थी कि लोगों की नीड क्या है, उस नीड को हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आप वैसे लोगों को तो हम रख सकते हैं जो उसकी नॉलेज रखते हैं, बट हमारा मेन मोटो था कि बिज़नेस को कैसे समझे, लोगों की नीड क्या। अगर आप हमारे एक दवा दुकान में जाते हैं या एक ओपीडी सेंटर में, एक कस्टमर क्या क्या चीज़ें चाहता है, उसको कैसे फुलफ़िल कर दिया। और शहर के बीच में तो ठीक है, बहुत हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर। शहर के पेरिफेरी में वो सब क्या क्या दिक्कतें हैं जो उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही, उन तक कैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो आप काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ दवाइयों का नॉलेज आता है, आपने फार्मेसी कर नहीं रखी, तो जो दवाइयों का नॉलेज होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ, हेल्थ केयर के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं, तो इस गैप को आपने किस प्रकार से फुलफिल करा? तो वो बताया मैंने, डॉक्टर स्वाति ने हम लोगों को बहुत असिस्ट किया इसमें, और हमारे पास सारे फार्मासिस्ट हैं, ये सब है, एक टीम है हमारी उसकी, जो लोग इस चीज़ों में हम लोगों को हेल्प करते हैं। सुशील जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? रेवेन्यू जनरेशन वही है, फार्मेसी से आता है, पैथोलॉजी से आता है, और इसी से हमारा रेवेन्यू आता है। मतलब फार्मेसी की मार्जिन जो रहते हैं उनसे आता है और पैथोलॉजी से इसकी वॉल्यूम पे ही बेस्ड है हमारा बिजनेस, और जितना वॉल्यूम बढ़ता है हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कितने लोग फिलहाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप बिजनेस के माध्यम से एक अर्निंग मिल पा रही है? कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है? जब हमने पहले शुरू किया था तो हम लोग सिर्फ 3 स्टाफ के साथ शुरू किया था हमने। किस साल में? दैट इज 2020 में। और अभी अभी हमारे पास रफली 40 स्टाफ है और इट्स ग्रोइंग। तो इतने लोगों को तो डायरेक्टली हम लोग सर्व कर रहे हैं, प्लस इनडायरेक्टली भी बहुत लोगों को सर्व कर रहे हैं जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा है या जिनको हम बिजनेस दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग सर्व कर रहे हैं। प्लस जब हम लोग कैंप्स वैम्प्स करते हैं, तो जैसे स्कूल्स में या और जगह, तो उन लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो वैसे करके हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ऑल इन ऑल कितने लोग हो रहे हैं?
डायरेक्टली तो अभी 40 लोगों को तो हम लोग एम्प्लॉय करते और जो भी रखे लोग हैं। आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से रहता है? हमारे जो मैनेजमेंट है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग पे है, बाकी सब लोग एम्प्लॉयज आर ऑन सैलरी तो बेसिस। आप अकेले फाउंडर हैं या को फाउंडर्स भी हैं? नहीं, देयर आर को फाउंडर, हम लोग 6 लोग हैं। 6 लोग हाँ, co-founders हैं आप हाँ, नहीं मतलब 2 लोग हम लोगों के फाउंडर्स को फाउंडर्स हैं, बाकी 4 मोर एडेड टू अस एंड दे आर लाइक डायरेक्टर्स नाउ इन द कंपनी। आपकी स्टार्टअप की जो अलग अलग विंग्स हैं उन सभी में स्मूथ कोऑपरेशन और स्मूथ इंटीग्रेशन किस प्रकार से आप मेंटेन रख पा रहे हैं? डेलीगेशन इज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप अपनी ड्यूटी अपनी टीम को डिवाइड कर लेते हैं कि ठीक है, जैसे कि इफ़ आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरा रोल क्या है, मेरे जो को फाउंडर हैं उनका रोल क्या है, और सब कौन अकाउंट्स देखेगा, कौन एचआर का, तो यू वी डेलीगेट, हमने अपनी टीम को डेलीगेट कर रखा है। अंत में कोई एक संदेश जो आप संक्षेप में देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कोई भी युवक जो स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है? कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपका एक सोच होना चाहिए कि मुझे करना है, और सस्टेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टार्टअप या कोई भी एक बिजनेस इज जस्ट लाइक अ ट्री। आप इनिशियली आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको लगे रहना, और आपको और आप बिलीव आगे बढ़ते चाहिए, चले आपको जाएंगे। अपने सोच पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो सुशील कर जी, रहा हूँ वो आप सही हमारे है। कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।